आज हम लोग फोर्थ पेपर में जो एमपीपीएससी और यूपीएससी के फोर्थ पेपर से संबंधित ये टॉपिक है फाउंडेशनल वैल्यूज फॉर सिविल सर्विसेज। इसके अंतर्गत जो सेकंड टॉपिक है उस पर चर्चा करेंगे और इसका नाम है नॉन पार्टीशनशिप। इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग इस बात पर चर्चा करेंगे कि जो सिविल सर्वेंट्स हैं वो पॉलिटिकली राजनीतिक रूप से उनकी संबद्धता कैसी होनी चाहिए और राजनीतिक रूप से वो कैसे पृथक रहते हुए लोक सेवा में काम करते हुए जनता को सेवा प्रदान करेंगे। तो इस संदर्भ में इसे फाउंडेशनल वैल्यूज के अंतर्गत रखा गया है। तो फाउंडेशनल वैल्यू में आप लोगों को बताया गया है कि कई तरह के फाउंडेशनल वैल्यूज हैं, जैसे इंटेग्रिटी है, इम्पार्शलिटी है, नॉन पार्टीशनशिप है, ऑब्जेक्टिविटी है, एम्पैथी है, टॉलरेंस है, कंपैशन है। तो इन सारे फाउंडेशनल वैल्यूज के अंतर्गत ये एक महत्वपूर्ण फाउंडेशनल वैल्यू है नॉन पार्टीशनशिप, जिसे हिंदी में कहते हैं असमर्थकवादी। लेकिन इस टॉपिक को अच्छी तरह समझने के लिए हमें थोड़ा सा ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच को समझना पड़ेगा कि आखिर ये जो कॉन्सेप्ट आया है लोक सेवा में, ये कॉन्सेप्ट डेवलप कैसे हुआ नॉन पार्टीशनशिप का। तो ये ब्यूरोक्रेसी का जो कॉन्सेप्ट है उसको समझना यहाँ जरूरी हो जाता है। तो पहली चीज ये कि जो ब्यूरोक्रेसी है यानी नौकरशाही जिसको बोलते हैं, नौकरशाही बहुत ही प्रचलित शब्द है और खासकर जब हम लोक प्रशासन की बात करेंगे तो ब्यूरोक्रेसी की चर्चा जरूर होती है। तो ब्यूरोक्रेसी जो है एक्चुअली मैक्स वेबर का एक मॉडल है जिसे कहते हैं नौकरशाही मॉडल, और उस मॉडल के आधार पर ही विश्व के तमाम देशों में ये जो लोक सेवा की अवधारणा विकसित है। अब इस मॉडल में, वैसे तो ये बहुत विस्तृत मॉडल है लेकिन संक्षेप में मैं आपको बताता हूं कि इस मॉडल में क्या चीज इन्वॉल्व है। तो इस मॉडल की विशेषता है इसका पिरामिडीय संरचना, पिरामिडिक स्ट्रक्चर ऑफ द सिविल सर्विसेज या एडमिनिस्ट्रेशन। पिरामिडीय संरचना का मतलब क्या है कि इसमें एक हायरार्की पाई जाती है, देयर इज ए हायरार्की इज फाउंड, और इस हायरार्की में निचले स्तर से लेकर और ऊपर के स्तर तक अधिकारियों की एक श्रृंखला पाई जाती है, पद सोपान जिसको हायरार्की कहते हैं, और उस हायरार्की में एक यूनिटी ऑफ कमांड पाया जाता है, आदेश की एकता। और इन अधिकारियों की भर्ती यानी रिक्रूटमेंट जो है ये योग्यता आधारित होती है, यानी एबिलिटी बेस्ड रिक्रूटमेंट होता है। यह सब मॉडल में विस्तृत रूप से चर्चा की गई है। यानी एक ऐसा नौकरशाही का स्वरूप, नौकरशाही का स्वरूप मतलब लोक सेवकों का एक ऐसा संगठन जिसमें लोक सेवकों को एक पद सोपान की व्यवस्था में स्थापित किया गया है, एस्टैब्लिश किया गया है। नंबर 2, वो एक यूनिटी ऑफ कमांड यानी आदेश की एकता के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। और जिस संदर्भ में हम यहाँ पर नॉन पार्टीशनशिप की बात कर रहे हैं वो ये है कि ये जो लोक सेवकों का समूह होता है इनके ऊपर एक मंत्री होता है, देयर इज ए मिनिस्टर ऑन द टॉप ऑफ द ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन। यानी इस पिरामिडीय संरचना के शीर्ष पर एक मंत्री होता है। यानी मंत्री का मतलब क्या हुआ, मिनिस्टर का मतलब ये हुआ कि वो एक इलेक्टेड व्यक्ति होता है, और इलेक्टेड व्यक्ति का मतलब क्या हुआ, जो वहां के इलेक्शन के माध्यम से यानी चुनाव के माध्यम से डेमोक्रेटिक तरीके से चुनी हुई जो सरकार है उसका एक मंत्री होता है। तो भारत में भी आप देखेंगे तो ब्यूरोक्रेटिक का ये कॉन्सेप्ट आता है। जैसे आप किसी भी विभाग में जाएंगे तो विभाग में निचले स्तर से ऊपर तक के कर्मचारी होते हैं। इवन राजस्व विभाग में भी जाएंगे तो वहां पर आप देखेंगे पटवारी से लेकर नायब तहसीलदार, तहसीलदार, डिप्टी कलेक्टर, कलेक्टर, सचिव, और वो ऐसे होते 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 सचिव स्तर तक आप जाएंगे और उनके ऊपर एक राजस्व मंत्री होंगे। ऐसे ही सभी विभागों के होंगे। वित्त मंत्रालय में जाएंगे तो वहां के हेड में एक वित्त मंत्री होंगे, फाइनेंस मिनिस्टर होंगे। सो इन different departments, so many officers and employees are recruited and one minister is on the top of the pyramidal structure of the organization। और उस मंत्री का काम क्या होता है, वो जो ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोग हैं उनको नियंत्रित रखना, उन पर निगरानी रखना, उनको आदेश निर्देश जारी करना, सरकार के नीतियों और कार्यक्रमों के मुताबिक उनको काम करने के लिए आदेश देना।
अब यहां पर क्या चीज समझ में आ गया हमको, यहां पर समझ में आ गया कि इस ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन का हेड एक मिनिस्टर होता है जो कि एक इलेक्टेड व्यक्ति होता है, जबकि ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन में जो कर्मचारी यानी एम्प्लॉय और ऑफिसर्स होते हैं वो सिलेक्टेड होते हैं, यानी कि चयनित व्यक्ति होते हैं जो अलग अलग परीक्षाओं के माध्यम से चुने जाते हैं और वो लोक सेवा में उनकी नियुक्ति होती है। अब यहां पर एक बात ये आती है कि ये जो लोक सेवक हैं ये जब काम करेंगे when they work in public service, तो उनका काम करने का तरीका कैसा होना चाहिए, What should be the way when they are working, कैसे काम करेंगे वो। अब जैसे पिछले टॉपिक में हमने आपको बताया था कि उन्हें इम्पार्शियल होके काम करना चाहिए, यानी कि तटस्थ और निष्पक्ष रहकर काम करना चाहिए। तटस्थता और निष्पक्षता को हमने विस्तृत रूप से आपको समझाया हुआ है, इसके लिए आप पिछले वीडियो को एक बार देख सकते हैं कि तटस्थता और निष्पक्षता का क्या मतलब है और वो कैसे लोक सेवकों को प्रभावित करता है। तो आप उस टॉपिक को जब एक बार पढ़ लेंगे और सुन लेंगे तो ये टॉपिक भी आपके लिए आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर जब आप जाएंगे तो यहाँ दो चीजें आती हैं। देखिए यहाँ पर दो तरह से चीजें आती हैं, एक होता है पब्लिक इम्पार्शियलिटी और दूसरी होती है पॉलिटिकल इम्पार्शियलिटी। तो जो पिछली क्लास में आप लोगों को हमने बताया था जो कि पब्लिक इम्पार्शियलिटी थी, यानी कि लोक सेवकों को पब्लिकली इम्पार्शियल रह के काम करना है। कैसे इम्पार्शियल का मतलब हुआ, तो हमने ये बताया था कि जो लोक सेवा में काम करने वाले जो अधिकारी या कर्मचारी हैं वो इस आधार पे काम नहीं करेंगे कि किस जाति, किस धर्म, किस वर्ग, किस संप्रदाय के लोग हैं। वो इस आधार पे काम करेंगे कि हमारे संविधान की व्यवस्था क्या है, हमारे नियम कानून क्या है, हमारे जो है इंस्ट्रक्शंस, आदेश किस प्रकार के हैं, इस तरह से वो काम करने का प्रयास करेंगे और उसे वैधानिक यानी लीगल फॉर्म में उसे स्थापित करेंगे। यहाँ पर हम जो दूसरी बात यहाँ करने जा रहे हैं नॉन पार्टीशनशिप की, वो है पॉलिटिकल इम्पार्शियलिटी। पॉलिटिकल इम्पार्शियलिटी का मतलब क्या हुआ कि जो लोक सेवक हैं वो किसी राजनीतिक दल से उनकी संबद्धता नहीं होनी चाहिए। अब देखिए इसी को हमने डिफाइन भी किया है। अब ब्यूरोक्रेसी के कॉन्सेप्ट से आगे बढ़ते हुए जैसे आप जाएंगे तो देखिए नॉन पार्टीशनशिप मींस बीइंग free from party affiliation or bias towards any particular political group। यानी कि जो सिविल सर्वेंट हैं उनके लिए नॉन पार्टीशनशिप का मतलब क्या होता है, बीइंग फ्री फ्रॉम पार्टी, यानी किसी राजनीतिक दल से उनकी कोई संबद्धता नहीं होनी चाहिए। फ्री फ्रॉम पार्टी एफिलिएशन और बायस, यानी मन में किसी राजनीतिक दल के प्रति कोई पूर्व धारणा या उसके पक्ष में सोचना भी नहीं चाहिए, यानी बायस्ड भी नहीं होना चाहिए टुवर्ड्स एनी पर्टिकुलर पॉलिटिकल ग्रुप, और किसी राजनीतिक दल के संबंध में उन्हें बायस्ड भी नहीं होना चाहिए। तो ये एक डेफिनेशन आपके पास आ जाएगा कि अगर हमें डिफाइन करना है नॉन पार्टीशनशिप को तो कैसे डिफाइन करेंगे। नॉन पार्टीशनशिप मींस बीइंग फ्री फ्रॉम पार्टी एफिलिएशन और बायस टुवर्ड्स एनी पर्टिकुलर पॉलिटिकल ग्रुप। अब इस चीज को और थोड़ा अगर आप एक्सप्लेन करना चाहते तो आप इसके दूसरे पॉइंट में जाइए। रिक्वायर्स एन ऑफिशियल टू डिलीवर impartial objective and unprejudiced service to the government of the day without showing preferences or loyalty towards a political party। मतलब क्या हुआ, क्या रिक्वायर्स है। अगर हम नॉन पार्टीशनशिप में जाना चाहते हैं, नॉन पार्टीशनशिप रखना चाहते हैं तो हमारे लिए रिक्वायर्ड क्या है, यानी लोक सेवकों के लिए क्या जरूरत है। तो जरूरत यह है कि वो जब अपनी ड्यूटी डिलीवर करें, जब वो अपनी ड्यूटी यानी कर्तव्य को पूरा करें तो कैसे पूरा करें, इम्पार्शियल ऑब्जेक्टिव, यानी कि तटस्थ रहकर उनका जो ऑब्जेक्टिव उद्देश्य होगा वो एकदम तटस्थ होगा, निष्पक्ष होगा। यानी कि तटस्थ निष्पक्ष मतलब किसी राजनीतिक दल के फेवर में या डिसफेवर में नहीं होना चाहिए, तटस्थ होना चाहिए। अनप्रेजुडाइज्ड सर्विस, यानी कोई उनके दिमाग में किसी राजनीतिक दल के प्रति कोई पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए, अनप्रेजुडाइज्ड होना चाहिए।
टू द गवर्नमेंट ऑफ द डे, यानी कि जो वर्तमान में सरकार है, ऐसा नहीं कि जो सरकार है उसके फेवर में काम कर रहे हैं, या जो पहले की कोई गवर्नमेंट थी जो अभी अपोजिशन में चली गई उसके अगेंस्ट कोई काम कर रहे हैं। आपको इससे मतलब नहीं है, यानी लोक सेवकों को इससे मतलब नहीं है कि अभी वर्तमान में कौन गवर्नमेंट में है या पहले कौन गवर्नमेंट में थे। उन्हें तो अनप्रेजुडाइज्ड वे में इम्पार्शियल रहकर अपनी सर्विस, अपनी सेवा पॉलिटिकल पार्टी से अपने आप को तटस्थ रहकर उनको प्रदान करना है। अब इन सब चीजों को अगर आप मिला दें तो आप अगर भारतीय संदर्भ में देखेंगे, इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, तो क्या दिखता है आपको कि ये जो नॉन पार्टीशनशिप है, दिस इज द कोरोलरी ऑफ द फंक्शन ऑफ ए पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, यानी भारत में जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है उसका ही एक परिणाम है, कोरोलरी है। दिस इज द कोरोलरी ऑफ द फंक्शन ऑफ ए पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, क्योंकि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में हमने आपको शुरू में ही बताया था क्या होता है। ब्यूरोक्रेसी का मतलब ही ये होता है कि एक पिरामिडीय संरचना है जिसके शीर्ष पर एक मिनिस्टर बैठे हैं, मंत्री बैठे हैं जो कि इलेक्टेड हैं, और जो हमारा संगठन है वो हायरार्की बेस्ड है, पद सोपान पर आधारित है, और उस पद सोपान में काम करते हुए उनको मंत्री के आदेशों और निर्देशों का पालन भी करना है। लेकिन उन सब के बावजूद भी आपको नॉन पार्टीशनशिप का पालन करना है। ये एक जटिल समस्या भी कह सकते हैं और एक चुनौती भी कह सकते हैं कि भाई जो भी पॉलिटिकल पार्टी आज पावर में है उनके जो मंत्री होंगे, स्वाभाविक है कि वो पॉलिटिकली कई बार सोचेंगे कि ये जो अधिकारी हैं हमारे फेवर में निर्णय लें। कई बार वो ऐसे आदेश जारी करेंगे या ऐसी बातें आपको कहेंगे कि भाई आप जो है उनके फेवर में निर्णय लें। लेकिन यहीं पर लोक सेवकों के लिए ये चुनौती जो है, ये उनके लिए फाउंडेशनल वैल्यू की जरूरत को स्पष्ट कर देता है। ये जो चैलेंज है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी वर्तमान में है वो आपके ऊपर अपने हित में काम करने के लिए, यानी पॉलिटिकली उनके हित में काम करने के लिए मजबूर करेंगे। लेकिन आप जब काम करेंगे, यानी लोक सेवक जब काम करेंगे, तो किसी पार्टी पॉलिटिक्स के फेवर में नहीं करेंगे। वो काम ऐसे करेंगे जो संविधान के अनुरूप होगा, जो नियम कानूनों और निर्देशों के अनुरूप होगा, जो लोक सेवा के कोड ऑफ कंडक्ट के अनुरूप होगा। अब ये सब बिंदु ध्यान देने के अनुरूप है। मैंने क्या क्या बात कही कि वो जब काम करेंगे तो काम करेंगे संविधान के अनुरूप, वो जब काम करेंगे तो काम करेंगे नियम कानूनों के अनुरूप, रूल्स एंड रेगुलेशन, वो जब काम करेंगे तो काम करेंगे कोड ऑफ कंडक्ट के अनुरूप। तो जब वो इस तरह से काम करेंगे तो क्या हो जाएगा, नॉन पार्टीशनशिप एस्टैब्लिश हो जाएगा। मतलब उनका जो काम है वो अपने आप में जो है वो लेजिटिमेसी यानी कि वैधानिकता का स्वरूप ग्रहण कर लेगा और उन्हें किसी से डरने की भी जरूरत नहीं है। और इससे क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि पहली चीज तो ये कि उनके द्वारा लिया गया निर्णय या नीतियों का क्रियान्वयन, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसी, ये लेजिटिमेट होगा यानी वैधानिक होगा और साथ ही साथ जनता के लिए भरोसेमंद होगा। नहीं तो क्या होगा, जनता का भरोसा कम हो जाएगा ना लोक सेवा के ऊपर। तो इसीलिए ये फाउंडेशनल वैल्यू है, यानी लोक सेवा में जा रहे हैं तो आप ये सोच के मत जाइए कि हम फला पॉलिटिकल पार्टी, इस पॉलिटिकल पार्टी से संबंध रखेंगे तो हमको फायदा मिलेगा, इससे रखेंगे तो फायदा नहीं मिलेगा। ये सब चीजों को प्रेशर के रूप में आपको झेलना ही पड़ेगा लोक सेवा के दौरान काम करते हुए। अब इसको आप उदाहरणों से समझिए, क्योंकि आप एक स्टूडेंट के रूप में जब तैयारी कर रहे हैं तो इन सब चीजों को अभी से आपके दिमाग में स्पष्ट होना चाहिए। आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश में ही एक पार्टी की सरकार बनी। जैसे ही वो सरकार बनी तो उन्होंने जितने भी पुराने अधिकारी थे, जिला कलेक्टर, बहुत सारे जो डिस्ट्रिक्ट में सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस थे, जो कई सचिवालय में, सेक्रेटरीट में कई जो सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी थे, उन सबको क्या कर दिया, उनके विभागों को बदल दिया, जिले को बदल दिया, उनको ट्रांसफर कर दिया एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी से तीसरी जगह। ये सब चीजें क्यों करते हैं? क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो नॉन पार्टीशनशिप है ये 100% इसका पालन नहीं होता है।
100% इसका पालन नहीं होता है। या यूं कहें कि जो पॉलिटिकल पार्टी आती है उनकी ये सोच रहती है कि जो मेरे फेवर या मेरी सोच के अनुरूप काम करने वाले लोग हैं उन्हें हम ज्यादा बेहतर जगह पर रखें जो मेरे अनुरूप काम करें। यानी कहीं ना कहीं ऊपरी स्तर पर पॉलिटिकली और एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि राजनीति और प्रशासन के बीच ये घालमेल बना रहता है। मैंने इसमें किसी पार्टी या किसी प्रशासनिक अधिकारी का जानबूझकर नाम नहीं लिया कि किसी के साथ भी ये नहीं लगे कि इन्होंने हमारा नाम क्यों लिया, लेकिन यहां पर एक ऑब्जर्वेशन की बात है कि फाउंडेशनल वैल्यू में नॉन पार्टीशनशिप लोक सेवा का एक गुण है, क्योंकि ये हमारी डेमोक्रेटिक व्यवस्था का एक हिस्सा है, इसीलिए इसको पढ़ाया जा रहा है और यूपीएससी और एमपीपीएससी के सिलेबस में इसको एक स्थान दिया गया है, तो इसीलिए इसको जानना जरूरी है। लेकिन क्या वास्तविक तौर पर इसका पालन होता है? तो जब आप व्यवहार में देखेंगे तो महसूस करेंगे कि उतना नहीं हो पाता है जितना कि हम सोचते हैं। तो नॉन पार्टीशनशिप कैसे मेंटेन होगा? तो उसके बावजूद भी जब डेमोक्रेसी मेंटेन है तो इसका मतलब है नॉन पार्टीशनशिप भले 100% ना होता हो लेकिन कहीं ना कहीं उसका प्रभाव तो है, क्योंकि स्पष्ट तौर पर कोई भी लोक सेवक ये नहीं कह सकता कि मैं इस पार्टी का सपोर्ट करता हूं इसलिए मुझे जो है यहाँ पोस्टिंग मिली, या मैं इस पार्टी का सपोर्ट नहीं करता हूं इसलिए मुझे यहाँ ट्रांसफर किया गया। ये बातें एक अंदरूनी चीज होती है और उस आधार पर कोई भी राजनीतिक दल कार्यवाही करती है। लेकिन ट्रुथ ये है कि लोक सेवा में ये एक फाउंडेशनल वैल्यू के रूप में स्थापित है और जब भी कोई लोक सेवक जब जनता की सेवा के लिए काम करते हैं तो उन्हें इम्पार्शियल रहकर और नॉन पार्टिसिपेशनशिप वाला जो फाउंडेशनल वैल्यू है इसका पालन जरूर करना चाहिए। अब देखिए यहां पर एक लॉर्ड एक्टन का जो कॉन्सेप्ट है ये भी जानना जरूरी है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट में उन्होंने बताया कि पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। पावर क्या करता है? करप्ट कर देता है। और अगर निरपेक्ष है, निरपेक्ष मतलब उसके ऊपर कहीं कोई किसी प्रकार का कोई कंट्रोल ही नहीं है, कोई नियंत्रण ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा? वो पूरी तरह से करप्ट हो जाएगा। तो एक तरह से नॉन पार्टीशनशिप जो है प्रशासन में भ्रष्टाचार, करप्शन और भाई भतीजावाद यानी कि नेपोटिज्म को रोकने में भी मदद करेगा। क्यों? क्योंकि अगर कोई लोक सेवक किसी पार्टी के साथ जुड़ गया, किसी पार्टी के साथ जुड़ के काम करने लगा, या उनकी जो तटस्थता और निष्पक्षता अगर कम हो गई तो क्या होगा? उनका पावर, पहले से ही उनको काफी पावर दिए गए और जो मंत्री या जो राजनीतिक दल की सत्ता है वो भी उनके ऊपर उनको मिल गई, तो ये दोनों चीज मिल करके एक भ्रष्टाचार के, करप्शन की एक भयानक चेन बन जाएगी। कई बार अपराध भी इसी कारण विकसित हो जाते हैं क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी राजनीतिज्ञ से मिले हुए हैं, और मान लीजिए वो राजनीतिज्ञ भी किसी ऐसे क्षेत्र से, किसी ऐसे लोगों से अगर उनका संबंध है जो आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, तो क्या बन गया? एक ट्रायंगल बन गया जिसमें अपराधी, राजनीतिक दल और प्रशासनिक अधिकारी। तो ये जनता के लिए खतरा हो जाएगा, डेमोक्रेसी के लिए खतरा हो जाएगा, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए खतरा हो जाएगा। तो इसीलिए ये व्यवस्था फाउंडेशनल वैल्यू के रूप में हमारे एस्टैब्लिश किया गया है कि कभी भी पावर इतना ज्यादा ना हो कि वो एब्सोल्युटली करप्ट हो जाए और ये डेमोक्रेसी के लिए खतरनाक हो जाए। तो इसीलिए ये जो मैंने शुरू में आपको ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच में बताया था कि ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच का जो हेड होता है, ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन का जो हेड होता है वो मिनिस्टर को बनाया जाता है। मिनिस्टर जो होते हैं वो चूंकि चुने हुए व्यक्ति होते हैं और फिर उन्हें जनता में जाके चुनाव लड़के आना है, तो आइडियली यानी आदर्श रूप में ये माना गया ब्यूरोक्रेसी में कि वो लोक सेवकों पर नियंत्रण रखते हैं। तो आदर्श रूप में इसे माना गया, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म में आज भी ये मौजूद है। हो सकता है कि आदर्श रूप में ये पालन ना होता हो, लेकिन कहीं ना कहीं इसका इंपैक्ट आज भी लोक सेवा पर पड़ता है। तो यहां पर आप लोग नॉन पार्टीशनशिप का कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे कि नॉन पार्टीशनशिप का जो कॉन्सेप्ट है ये पॉलिटिकल इम्पार्शलिटी का हिस्सा है, ब्यूरोक्रेसी से इसका मतलब गहन संबंध है। पावर चूंकि करप्ट
करप्ट कर देता है, इसीलिए एब्सोल्यूट पावर लोक सेवकों के पास न पहुंचे, इसीलिए इस तरह की व्यवस्था की गई है। और जब लोक सेवक प्रशासन में काम करेंगे तो काम करते हुए उन्हें तटस्थ और निष्पक्ष रहते हुए, साथ ही साथ नॉन पार्टीशनशिप यानी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का पक्ष लिए बिना उन्हें काम करते रहने के लिए कहा जाएगा। भारतीय संविधान में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे बिंदु बने हुए हैं, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस बने हुए हैं जहां से आप नॉन पार्टीशनशिप का एग्जांपल ले सकते हैं। अब आप देखिए इलेक्शन कमीशन, दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ नॉन पार्टीशनशिप। क्या करते हैं ये? इनका तो काम ही चुनाव कराना है। अगर ये किसी एक राजनीतिक दल का सपोर्ट करें, समर्थन करें और दूसरे राजनीतिक दल का विरोध करने लग जाएं तो क्या होगा? डेमोक्रेसी पे कोई विश्वास करेगा कि जो चुनी हुई सरकार है, जो इलेक्टेड जो गवर्नमेंट है, वो वास्तव में जनता ने चुन के भेजा है? तो इनको सुप्रीम मतलब पूरी तरह से किसका पालन करना पड़ता है? नॉन पार्टीशनशिप। चाहे किसी भी राजनीतिक दल के हों, जो कोड ऑफ कंडक्ट, जो आचार संहिता वो एक बार तय कर देते हैं, उसका पालन जो सत्तारूढ़ दल है, जो पार्टी सत्ता में है, इन पावर, उनको भी मानना पड़ता है, और जो पार्टी सत्ता में नहीं है, विपक्ष में, उनको भी मानना पड़ता है। ऐसी राजनीतिक दल जिसके एक भी विधायक सांसद नहीं है, उनके लिए भी इलेक्शन कमीशन वही है, और जिनकी बहुमत है, सत्ता है विधानसभा में, लोकसभा में, उनके लिए भी इलेक्शन कमीशन वही है। यही खूबसूरती है डेमोक्रेसी की। दिस इज द ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी कि राजनीतिक दल चाहे कितने भी हों, लोक सेवक चाहे कोई भी हों, लेकिन उन्हें एक निश्चित नियम और तौर तरीके से ही काम करना है। उन्हें अपने विवेक का गलत उपयोग नहीं करना है। और यही कारण है कि भारतीय संविधान आज भी विश्व के सर्वश्रेष्ठ संविधानों में गिना जाता है। मैंने एक एग्जांपल बनाया, आप सीएजी का उदाहरण ले सकते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, आर्टिकल 148 है ना, 148 से 151 तक। आप प्रेसिडेंट का एग्जांपल ले सकते हैं। देखिए प्रेसिडेंट तो जब एज ए प्रेसिडेंट वो एक बार पहुंच जाते हैं तो किसी भी राजनीतिक दल के व्यक्ति उनके पास जाते हैं, अपनी समस्या रखते हैं, बोलते बताते हैं, और वो निष्पक्ष रूप से काम करते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम जो है, उनका बहुत अच्छा उदाहरण है इस संदर्भ में कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उनके पास जाए। कई बार ऐसा होता है कि केंद्र सरकार ने उनको एक रिपोर्ट भेजी कि हम किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाना चाहते हैं, लेकिन अगर उनको लग रहा है कि ये जो राष्ट्रपति शासन राज्य में लगाया जा रहा है, ये संवैधानिक सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है, किसी राजनीतिक कारणों से लगाया जा रहा है, वो उसे रोक सकते हैं। तो कई जगहों पर हमारे संविधान में ये व्यवस्था की गई है कि जो ये काम करें, ये इम्पार्शियल रहकर काम करें और नॉन पार्टीशनशिप का भी इस्तेमाल करें। यूपीएससी जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, जिस तरह जो एग्जाम कंडक्ट करते हैं, ये लोग आपको केंद्रीय सेवा में और अखिल भारतीय सेवाओं में जाने के लिए, यूपीएससी अपने आप में ये एक बहुत ही निष्पक्ष यानी कि नॉन पार्टीशन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, जो किसी राजनीतिक दल से कोई संबंध नहीं रखता। कोई भी राजनीतिक दल सत्ता में हो और वो अपने एक इम्पार्शियल होकर के किसी भी राजनीतिक दल से संबद्धता न रखते हुए परीक्षा कंडक्ट करते हैं और योग्य जो उम्मीदवार होते हैं उनको चयनित करते हैं। यही उद्देश्य संविधान में स्टेट पीएससी के लिए किया गया है। आर्टिकल 315 में आप जाइए, देखिए इनके बारे में क्या जिक्र किया गया है। इनके बारे में यूपीएससी, स्टेट पीएससी, आर्टिकल 315 यहाँ पर आपको बताया गया है कि किसी भी रूप में ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये तटस्थ, निष्पक्ष और असमर्थकवादी होकर यानी नॉन पार्टीशनशिप का पालन करते हुए काम करते हैं। हमारी जुडिशरी, दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑल्सो। और हमारे जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं, जो जिला में जो हमारे कलेक्टर होते हैं, वो उनको भी देखिए आप, जब इलेक्शन का टाइम होता है, किस तरह से वो सभी राजनीतिक दलों के बीच जो है एक ईमानदार संतुलन बना के चलते हैं और तभी जो है निष्पक्ष व्यवस्था कायम रह पाती है। राज्यों में गवर्नर का भी इसी तरह का रोल है। जिस
तरह के केंद्र में जो है राष्ट्रपति का है, प्रेसिडेंट का है, राज्यों में गवर्नर का भी रोल होता है कि कोई भी राजनीतिक दल के व्यक्ति हो, कोई भी राजनीतिक दल से संबंधित जो उनकी समस्या है गवर्नर सुनते हैं। जो अगर उनको कोई सत्तारूढ़ यानी जो रूलिंग पार्टी है उनसे कोई प्रॉब्लम है उस पर भी वो अपना अगर उन्हें सही लगता है तो कार्रवाई कर सकते हैं। तो संविधान में भी नॉन पार्टीशनशिप की व्यवस्था की गई है। तो यहां पर यह बात स्पष्ट हो जानी चाहिए कि नॉन पार्टीशनशिप लोक सेवकों के लिए एक फाउंडेशनल वैल्यूज है और इसके लिए हर संभव कोशिश की जानी चाहिए। संविधान ने भी इसके लिए अपनी व्यवस्था दी हुई है। अब और क्या चीज होती है, तो आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस हैं हमारे सामने। नॉन पार्टीशनशिप अच्छी बात है लेकिन चैलेंजेस भी बहुत सारे हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारे जो लोक सेवक हैं वो एक बहुत ही ज्यादा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में काम करते हैं, है ना। तो लोक सेवा का एक बहुत कंसेप्ट जो दिया था लोक प्रशासन का वुड्रो विल्सन ने, उन्होंने ही पहली बार ये राजनीति और प्रशासन को अलग अलग अध्ययन करने के लिए प्रेरित किया था, वुड्रो विल्सन। तो उन्होंने क्यों बोला था? क्योंकि जब राजनीति और प्रशासन आपस में जुड़ जाता है तो उससे कई गड़बड़ियां पैदा हो जाती है। अब इसके पीछे भी कुछ कारण है। इसके पीछे कारण यह है कि वुड्रो विल्सन खुद अमेरिका से संबंधित थे और अमेरिका में एक सिस्टम चलता था, उसको बोलते थे स्पॉइल सिस्टम, लूट प्रणाली। क्या बोलते थे? लूट प्रणाली, स्पॉइल सिस्टम। अब स्पॉइल सिस्टम में क्या होता था कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी चुन के आती थी वो सब अपने पसंद के लोगों को भर लेते थे, अपने पसंद के लोगों को मंत्री बना देते थे, अधिकारी बना देते थे। तो लूट प्रणाली के कारण क्या हो जाता था, जो जनता का जो विश्वास अधिकारियों पर होना चाहिए वो क्रिएट नहीं हो पाता था। तो वुड्रो विल्सन ने ही पहली बार ये बात स्थापित करने की कोशिश की एक सब्जेक्ट के रूप में कि लोक प्रशासन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक अलग विषय के रूप में अध्ययन होना चाहिए और राजनीति का अध्ययन वैसे भी बहुत पुराना है, वो अलग ही चलना चाहिए। तो यहां पर ये चीज भी स्पष्ट हो जाना चाहिए कि सिविल सर्वेंट्स जो होते हैं ये पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में काम करते हैं, करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन का हेड ऑलरेडी एक जो मंत्री है, जो पॉलिटिकल व्यक्ति है, उसे ही बनाया गया है। तो काम तो उन्हें पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में करना पड़ेगा, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें किसी भी राजनीतिक दल के प्रति बायस्ड नहीं रहना है, प्रेजुडाइज्ड नहीं रहना है, पक्ष में निर्णय नहीं लेना है। तो कैसे काम करना होगा? जो मैंने पहले बोला, उनको संविधान के अनुरूप, नियम कानून के अनुरूप, जो प्रशासनिक नीति या निर्णय है उसके अनुरूप, और साथ ही साथ जो कोड ऑफ कंडक्ट बने हुए हैं, जो आचार संहिता बनी हुई है, उनके अनुरूप उनको निर्णय लेना पड़ेगा। तो चैलेंजेस हैं, लेकिन उस चैलेंजेस यानी उन चुनौतियों से बाहर आने का तरीका भी है, और जब उन तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है तो लोक सेवा मजबूत होती है। लोक सेवा मजबूत होती है। इसीलिए आपको मैंने पहले ही बताया फाउंडेशनल वैल्यू है, यानी वैल्यू भी है और फाउंडेशन भी है। यानी हर एक लोक सेवक के सोच में, व्यवहार में, कार्य प्रणाली में ये चीज परिलक्षित होना चाहिए, दिखाई पड़ना चाहिए कि वो नॉन पार्टीशनशिप के आधार पे काम कर रहा है। और अल्टीमेटली इससे समाज का भला है, इससे जो सत्तारूढ़ दल है, जो रूलिंग पार्टी है, उसके प्रति भरोसा बढ़ता है जनता का, और जो विपक्ष में जो डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन है, जो अपोजिशन में लोग हैं, वो भी उंगली नहीं उठा पाएंगे। क्यों? क्योंकि लोक सेवक जो है नॉन पार्टीशनशिप के आधार पे काम कर रहे हैं। एक और चैलेंजेस जो जनरली देखने को मिलता है वो ये कि हमारे पास जो एक और व्यवस्था, इसको बोलते हैं पैट्रोनेज सिस्टम, स्पॉइल सिस्टम एंड पैट्रोनेज सिस्टम। पैट्रोनेज में क्या होता है? संरक्षण प्रणाली। ये जब ब्रिटिश शासनकाल भारत में था तो ये प्रचलित था क्या, और उसका बाद में भी ये चीज देखने को मिला। इसमें क्या करते थे कि जो भी पद होता था वो या तो जो उनकी पसंद का कोई व्यक्ति होता था, ऊंचे खानदान का कोई व्यक्ति होता था, उसको पैट्रोनेज कर देते थे, ने उसको दे देते थे, या फिर वो ये कोशिश करते थे कि उस व्यक्ति को ही नियुक्त किया जाए, और एक बार नियुक्त हो गया तो
वो अपने पद को अपने ट्रांसफर कर सकता था, बेच भी सकता था। ये प्रणाली, पैट्रोनेज प्रणाली जो था, ये फ्रांस में भी प्रचलित था। पैट्रोनेज यानी कि अपनी खानदानी प्रणाली हो गई। अगर वो चाहे तो उस पद को बेच भी सकता था, यानी सेल ऑफिस सिस्टम बोलते थे इसको फ्रांस में। लेकिन भारत में यही पैट्रोनेज सिस्टम के रूप में प्रचलित था, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी जब नियुक्ति वगैरह करती थी तो ऊंचे खानदान, व्यक्ति इत्यादि के आधार पर नियुक्ति करती थी। तो वो सिस्टम भी भारत में काफी समय तक चलता रहा। लेकिन इसमें भी क्या होता है, इसमें भी नॉन पार्टीशनशिप जो है इसका पालन नहीं हो पाता था। तो यहां पर जो हमारे देश में, हमारे संविधान में, हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम में एक लोक सेवा के लिए जो फाउंडेशनल वैल्यू रखा गया, उसके पीछे कारण है। उसके पीछे कारण यह है कि स्पॉइल सिस्टम की कमियां हमें मालूम है, पैट्रोनेज सिस्टम की कमियां हमें मालूम है। फिर हमारे देश में अलग अलग जाति, धर्म, वर्ग, संप्रदाय के लोग रहते हैं। फिर हमारे देश की जो भाषाई विविधता है, भौगोलिक विविधता है, वो भी बहुत अलग देखने को मिलती है। अब ऐसे सिचुएशन में अगर कोई भी लोक सेवक अगर किसी पार्टी को सपोर्ट करके काम करेगा तो जनता का भरोसा कैसे कायम रहेगा, डेमोक्रेटिक सिस्टम कैसे मेंटेन रहेगा। तो संविधान में इसकी व्यवस्था कर दी गई कि अगर आप एक लोक सेवक हैं, यानी परमानेंट एग्जीक्यूटिव हैं, लोक सेवक मतलब परमानेंट एग्जीक्यूटिव, और मिनिस्टर मतलब क्या हुआ, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। तो अगर आप परमानेंट एग्जीक्यूटिव हैं, ये भी ब्यूरोक्रेसी की एक कैरेक्टरिस्टिक है कि लोक सेवा में एक बार अगर आप रिक्रूट हो गए तो एक सर्टेन टाइम तक, यानी रिटायरमेंट की एज तक आप नौकरी करते हैं, 60 साल तक आपको बीच में नहीं निकाला जाता है। तो अगर आप एक बार लोक सेवा में आ गए और आप परमानेंट एग्जीक्यूटिव हैं तो आप किसी भी राजनीतिक दल से किसी तरह की कोई संबद्धता नहीं रखेंगे, किसी भी तरह के किसी फेवरेटिज्म नहीं करेंगे, और इस तरह से आपको पॉलिटिकली जो है अनबायस्ड रह करके काम करना है। और क्या चैलेंजेस है देखिए, तो एक और खास बात यह है कि personal prejudices like education and the social background influence the civil servant। अब देखिए हमारे देश में अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग भाषा, अलग अलग जो जाति, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, तो कहीं ना कहीं प्रेजुडाइस आता है। प्रेजुडाइस के ऊपर ऑलरेडी मैंने क्लास ऑलरेडी ली हुई है, आप उसे भी देख सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन यही है कि आपको उस जो हमारा चैनल है उसे सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने के अलावा आप उसे, अगर आपको बेहतर लगता है, आप उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और पूरा देखिए। और तब आप जब एग्जामिनेशन में आप जाएंगे और आपके सामने जब क्वेश्चन आएगा, प्रश्न आएगा, और जब आप पूरा इसको आप लिख के आएंगे तो आपको सेटिस्फैक्शन लगेगा कि हाँ, वास्तव में हमें ये टॉपिक हमने पढ़ा भी और सीखा भी। तो इसी संदर्भ में मैं आपसे ये बात कर रहा हूं कि देखिए पर्सनल जो प्रेजुडाइसेज होते हैं वो कहां से पैदा होते हैं, अलग अलग जाति, कास्ट प्रेजुडाइस, रिलीजन प्रेजुडाइस, फैमिली प्रेजुडाइस, अलग अलग तरह के पूर्वाग्रह हमारे दिमाग में रहते हैं। और जब हम लोक सेवा में काम करने के लिए जाते हैं तो आप उन पूर्वाग्रहों से प्रभावित हो जाते हैं और फिर क्या करते हैं, फेवरेटिज्म करते हैं, यानी कि पक्षपात करते हैं, कभी पॉलिटिकली भी करते हैं और कई बार ऐसा होता है कि नेपोटिज्म भी करते हैं। तो यहां पर जो बात हम कर रहे हैं कि आप चाहे किसी भी क्षेत्र, किसी भी भाषा, किसी भी राज्य, किसी भी जगह से संबंधित हो, आपको एक ही बात ध्यान में रखनी है कि हमें नॉन पार्टीशनशिप यानी कि असमर्थकवादी रहकर लोगों को सेवा पहुंचाना है। तो इस तरह से चैलेंजेस हमारे सामने आएंगे, लेकिन उसके उपाय भी हमारे इसी फाउंडेशनल वैल्यू में मौजूद है। अब इसको स्ट्रेंथनिंग कैसे करेंगे, ठीक है, चैलेंजेस हैं तो कैसे मजबूत बनाएंगे। तो देखिए, पब्लिक सर्वेंट रेस्ट्रिक्टेड फ्रॉम टेकिंग पार्ट इन एनी पार्टी पॉलिटिक्स। क्या कोड ऑफ कंडक्ट में व्यवस्था की गई है इसके लिए कि जो भी हमारे लोक सेवक हैं वो किसी भी राजनीतिक दल की किसी भी गतिविधि में भाग नहीं लेंगे, न किसी राजनीतिक दल को चंदा देंगे और न ही किसी राजनीतिक दल के फेवर में कोई स्टेटमेंट देंगे। किसी भी राजनीतिक दल के फेवर से अगर मान लीजिए उनको कोई पुरस्कार, सम्मान इत्यादि दिया जा रहा है तो कोशिश करेंगे कि उसको या तो न लें या फिर अपने डिपार्टमेंट की परमिशन, यानी कि जो तत्कालीन गवर्नमेंट है उसकी परमिशन के बिना वो ऐसी कोई गतिविधि न करें। अब इस सबसे क्या होगा, अपने आप क्या बन जाएगा, तटस्थता बन जाएगी।
है ना, नॉन पार्टीशनशिप बन जाएगा। आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से ना तो कोई पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं, ना कोई सम्मान ले रहे हैं, ना ही किसी प्रकार का कोई अतिरिक्त लाभ ले रहे हैं, है ना। तो आप क्या हो जाएगा, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के ना तो फेवर में निर्णय लेंगे ना उसके विरोध में निर्णय लेंगे। जो नियम के तहत होगा, संविधान के तहत होगा, जो उस समय की परिस्थिति के अनुरूप होगी, उसी के अनुरूप आप निर्णय लेंगे, है ना। अगर मान लीजिए कोई राजनीतिक दल आपको ऑबलाइज करने की कोशिश करे, प्रमोशन दे दिया, है ना, प्रमोशन दे दिया या कहीं अच्छी जगह पे पोस्टिंग दे दी, ऐसे प्रलोभन मिलेंगे या फिर आपको डराया धमकाया जाएगा। तो इन सब के लिए भी प्रोटेक्शन की व्यवस्था की गई है। क्या बोला गया है, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। अगर कोई लोक सेवक को डराया धमकाया जाता है कि आप ये काम करिए नहीं तो आपको ट्रांसफर कर दिया जाएगा, दिस इज रॉन्ग, ये गलत है। क्यों, वो आपको दबाव में लाना चाहते हैं। वो राजनीतिक दल के लोग आपको अपने फेवर में काम कराना चाहते हैं। आपको निर्भीक होकर काम करना है। यू शुड नॉट बी अफ्रेड फ्रॉम एनी थ्रेट। किसी भी प्रकार का अगर कोई दबाव या आपको भय दिखाया जाता है तो आपको उसको जो है उस भय के ऊपर आकर आपको काम करना। और कई लोक सेवक करते भी हैं, हम लोग पेपर में मैगजीन में पढ़ते रहते हैं। कई लोक सेवकों ने इस तरह का काम किया है कि वो किसी, जैसे हमने एक बार आपको एक खेमका सर का नाम बताया था जो कि हरियाणा में है ना, वो, और उनको जो है 23-24 सालों में 45-46 बार ट्रांसफर हुआ और वो तैयार रहते हैं। क्यों, क्योंकि वो प्रेशर में रहकर काम नहीं करेंगे। लेकिन इससे ये दिखाई पड़ता है कि अगर निर्भीक होकर के काम किया जाए तो भी काम किया जा सकता है। और नॉन पार्टीशनशिप के पालन करने से जनता का भरोसा और विश्वास डेमोक्रेसी पर भी बढ़ता है और प्रशासन पर भी बढ़ जाता है। तो यहां पर एक और चीज आ जाता है कि जो खासकर जो पॉलिटिशियंस के लिए ये बात कही गई है कि एक तो देखिए दबाव ना बढ़े, इसके लिए क्या किया गया है कि सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर को सिक्योर कर दिया गया है कि भाई उनका जो समय है, मान लो 2 साल 3 साल 5 साल, अब उनको बीच में ट्रांसफर मत करिए। इसका पालन नहीं होता है वो अलग बात है, लेकिन ये व्यवस्था करने की कोशिश की जा रही है कि आप उन्हें निश्चित समय तक उनको जो है अपॉइंट कीजिए और वहीं रहने दीजिए। और अगर मान लीजिए, और मिनिस्टर्स को यह कहा गया है कि आप जब भी कोई निर्णय लें या कोई इंस्ट्रक्शंस दें तो वो इंस्ट्रक्शन जो है वो नियम, कानून और संविधान के अनुरूप होना चाहिए। ये नहीं कि आप अपने पॉलिटिकल पार्टी के बायस्ड होकर कोई इंस्ट्रक्शन दें। तो यहां पर सरदार पटेल का एक स्टेटमेंट ध्यान रखने की बात है। सरदार पटेल ने एक बार कहा था कि ये जो हमारी ऑल इंडिया सर्विस है, ये ऑल इंडिया सर्विस को निर्भीक होकर के काम करने का मौका देना चाहिए। और उन्होंने खुद का एग्जाम्पल दिया कि मेरे सेक्रेटरिएट में, जो होम मिनिस्ट्री में जो उनके सेक्रेटरी थे, उनको उन्होंने मौका दिया था कि उनके अगेंस्ट भी कोई स्टेटमेंट अगर वो देते हैं, कोई बात कहते हैं, तो उसे एक्सेप्ट करते थे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि नॉन पार्टीशनशिप से क्या होगा कि जो लोक सेवक हैं वो निर्भीक होकर काम करेंगे और जनता के हित में महत्वपूर्ण निर्णय जो होगी उसमें उनकी भागीदारी बढ़ेगी। और मंत्रियों को, यानी जो हमारी राजनीतिक दल है जो सत्ता में है, उनको यह फायदा मिलेगा कि जो लोक सेवकों का जनता के, पब्लिक के वेलफेयर के काम करने में जो अनुभव है उसका वास्तविक लाभ उन्हें मिल पाएगा। तो इस तरह से राजनीतिक दल भी लाभान्वित होंगे और साथ ही साथ जो डेमोक्रेसी है वो भी मजबूत होगी। तो इसीलिए कोड ऑफ कंडक्ट में ये सब बातों का जिक्र किया गया है, जिसका मैंने यहाँ पर उल्लेख किया कि अगर कोई राजनीतिक दल जो है जानबूझकर लाभ पहुंचाने के हिसाब से कोई सम्मान देने की कोशिश करती है, या कोई राजनीतिक दल जो है आपको पुरस्कार देने की कोशिश करती है, या डरा धमका करके काम करवाने की कोशिश करती है, तो इन सब चीजों से प्रभावित नहीं होना है, बल्कि निर्भीक होकर के काम करने की कोशिश करना है। राजनीतिक दलों, जो सत्तारूढ़ दल हैं, उनके लिए भी ये गाइडलाइन दी गई है कि जो मंत्री हैं वो जब भी कोई आदेश दें तो उसे लिखित रूप से सामने लाने की कोशिश करें। तो हमारे संविधान में नॉन पार्टीशनशिप ऐसा करके कोई एकदम एग्जैक्टली डायरेक्टली कोई जो है आर्टिकल नहीं है, लेकिन विभिन्न आर्टिकल्स में और इवन फंडामेंटल राइट्स जो जनता का अधिकार है, अब वहां भी देखेंगे तो जनता को यह अधिकार इसलिए दिया गया है कि अगर उन्हें कहीं महसूस होता है कि हमारे राइट का वायलेशन, हमारे अधिकारों का वायलेशन इसलिए हो रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं नॉन पार्टीशनशिप का पालन नहीं हो रहा है, तो वो अपने अधिकारों के लिए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं।
अपने फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए। यानी नॉन पार्टीशनशिप कहीं ना कहीं हमारे जीवन से, हमारी कार्य प्रणाली से, हमारी जो व्यवहार है उन सब से जुड़ा हुआ है। और लोक सेवा में काम करते हुए आपको इन सब चीजों का अगर आप उपयोग करते हैं तो एक अच्छे लोक सेवक के रूप में स्थापित हो जाते हैं, एक बेहतर लोक प्रशासन को स्थापित कर लेते हैं, और साथ ही साथ नॉन पार्टीशनशिप के माध्यम से आप जो है स्वयं भी और राजनीतिक व्यवस्था को भी एक बेहतर समर्थन दे पाते हैं। तो इसीलिए कोशिश यही होनी चाहिए कि नॉन पार्टीशनशिप का पालन किया जाए।